बाबूजी ने भी यही कहा, यहाँ भर्ती होने का एक जादू है, उस रैली के पास दौड़ के जाओ। कल 11 बजे जाना है, लेकिन उसके लिए तो बहुत टाइम। हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। रवानिया से सारा नाम किया है, हमारी मेहमान है। उसके आने से उसके जाने तक उसके साथ रहेगा, उसका ख्याल रखेगा। उसे हिंदी नहीं है, मुझे तो अंग्रेजी आती है। मुझे अंग्रेजी नहीं आती, तो तू यहाँ क्या कर, गोवा में क्या कर रहा है? चल निकल, चल पंजाब जाओ, चल जा पंजाब। कर लीजिए तो हमसे बात कर लीजिएगा जब आइएगा ना नेक्स्ट टाइम, तो हम 1 से 1.5 के बीच ही करेंगे। आप उनको पहले कितना टाइम लगेगा तुम लोग को ज्वाइन करने में? नेट कट गया। हेलो, मेरी आवाज आ रही है तुम लोग को? जी सर। हाँ जी आवाज आ रही है। स्टार्ट करें क्योंकि ऑलरेडी काफी टाइम बीत गया। जी जी सर, स्टार्ट कीजिए सर। जी तो कल हम लोगों ने प्यूबर्टी मेनोलॉजिया का काट रहा हूं तो समझना चाहिए। प्यूबर्टी मेनोलॉजिया का काउज वगैरह देख लिया था। अब नेक्स्ट बात आती है कि इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराएंगे। तो इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराएंगे, तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले चीज क्या है कि हम सीबीसी करवाएंगे। सबसे पहली चीज इन्वेस्टिगेशन में क्या है कि हम सीबीसी करवाएंगे। सीबीसी में 2 चीजें देखेंगे। मेरे ख्याल से कल इन्वेस्टिगेशन भी हो गया था ना? हेलो हेलो, यस सर, यस सर। इन्वेस्टिगेशन में कहाँ तक हो गया था? अल्ट्रासोनोग्राफी, सीबीसी ये सब बता दिए थे डॉक्टर। थायराइड फंक्शन? नहीं सर। थायराइड फंक्शन टेस्ट भी करवाते हैं, T3, T4, TSH। उसमें हम रूल आउट करते हैं
मोस्ट कॉमनली क्या होता है कि हमें हाइपरथायराइडिज्म मिलता है। हाइपरथायराइडिज्म मिलता है यानी कि जो है TSH जो है वो लो रहेगा, T3 एंड T4 जो है वो हाई मिलेगा। थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाएंगे जिसमें TSH जो है वो लो मिलेगा, T3 एंड T4 हाई मिलेगा। इसके अलावा हम और क्या करवाते हैं, सीरम एस्ट्रोजन एंड सीरम प्रोजेस्टेरोन। सीरम एस्ट्रोजन एंड सीरम प्रोजेस्टेरोन दोनों में से जो है या तो एस्ट्रोजन हाई होगा या फिर प्रोजेस्टेरोन हाई होगा। तो सीरम एस्ट्रोजन एंड सीरम प्रोजेस्टेरोन करवाते हैं। सीरम एस्ट्रोजन एंड सीरम प्रोजेस्टेरोन के अलावा जो है हम बायोप्सी करवाते हैं, इंडोमेट्रियम बायोप्सी करवाते हैं। उसके लिए कॉल्पोस्कोपी एग्जामिन करा के इंडोमेट्रियम बायोप्सी करवाते हैं। कॉल्पोस्कोपी एग्जामिनेशन करके इंडोमेट्रियम बायोप्सी कराते हैं। अब बायोप्सी लेकर के उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करके हम रूल आउट करते हैं कि इसको इंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया तो नहीं है। क्या रूल आउट करें कि इंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया तो नहीं है। अमूमनतः ये क्या डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग के कंडीशन में, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग के कंडीशन में हम इसको रूल आउट करते हैं कि कहीं जो है इंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया तो नहीं है। इसके बाद जो है फिर हम ये देखते हैं कि कोई प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, तो प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन को रूल आउट करते हैं। तो ये हमारा टोटल के टोटल इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद बात आती है मैनेजमेंट की। इन्वेस्टिगेशन के बाद बात आती है मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेशन सब लिख लिया ना? हेलो हेलो, तुम में से कोई जवाब काहे नहीं दे रहा है? यस सर, लिख लिए। जी सर। इन्वेस्टिगेशन में एक और चीज छूट गई, क्लॉटिंग प्रोफाइल भी चेक करते हैं। क्लॉटिंग प्रोफाइल भी टेस्ट करते हैं। क्लॉटिंग प्रोफाइल में क्या क्या, BTCT, PT, APTT के एंड INR। ये हमें डिरेंज मिलता है, बढ़ा हुआ मिलता है। ये हमें डिरेंज मिलता है या बढ़ा हुआ मिलता है। इसके अलावा बोन मैरो एस्पायरेशन साइटोलॉजी करवाते हैं। इसके अलावा बोन मैरो एस्पायरेशन साइटोलॉजी करवाते हैं। उससे हमें क्या पता लगता है, ल्यूकेमिया का या फिर वॉन विल्ब्रांड सिंड्रोम या डिजीज, वॉन विल्ब्रांड डिजीज या सिंड्रोम। ये दोनों चीजों के लिए हम क्या कराते हैं, बोन मैरो एस्पायरेशन साइटोलॉजी, बोन मैरो एस्पायरेशन साइटोलॉजी। ओके, ओके चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो 3 चीजें इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले जो पेशेंट है यानी जो लड़की है उसको एडिक्वेट इंफॉर्मेशन देना, एक्सप्लेनेशन देना कि क्या क्या कंडीशन होती है और कैसे कैसे कंडीशन आ सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे कैसे किन चीज़ों पे डिपेंडेड है। तो ये एडिक्वेट एश्योरेंस देते हैं, एडिक्वेट एक्सप्लेनेशन करते हैं कि क्या क्या है और ये कैसे होता है और क्यों होता है, वो सारी चीज़ें हम जानकारी देते हैं। दूसरी चीज़ उसको एश्योरेंस देते हैं कि ये ठीक होने वाली चीज़ है, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होगी। रीएश्योरेंस देते हैं, रीएश्योरेंस कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगी। तीसरी चीज उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, उसका जो है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करवाते हैं।
साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करवाते हैं। तो ये 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट इज द रेस्ट। रेस्ट जो है उसको ड्यूरिंग द पीरियड कंप्लीट रेस्ट में डालते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड कंप्लीट रेस्ट में डालते हैं, कोई हेवी वर्क करने को नहीं बोलते हैं, ठीक है। तब जाके बात आती है ट्रीटमेंट की, यानी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की। तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहला हमने जो देते हैं वो हेमाटिनिक देते हैं। सबसे पहला जो हम देते हैं वो क्या देते हैं, हेमाटिनिक देते हैं। हेमाटिनिक बोले तो आयरन सप्लीमेंटेशन देते हैं, ताकि अगर एनीमिया हो तो एनीमिया को का करेक्शन कर सके। अगर एनीमिया नहीं भी है, इन द केस एनीमिया नहीं भी है, फिर भी हमको हेमाटिनिक देना है। हेमाटिनिक इसलिए देना है क्योंकि जो ब्लड लॉस हो रहा है तो वो उसको हेल्प कर सके और फर्दर आगे एनीमिया ना हो, उसके लिए हम उसको हेमाटिनिक देते हैं। उसके लिए हम उसको हेमाटिनिक देते हैं। हेमाटिनिक में आयरन देते हैं, आयरन का टैबलेट देते हैं, चाहे वो आयरन किसी भी सूरत में दे, फेरस सल्फेट की सूरत में दे, या जो है ये क्या नाम है आपको, जो भी आयरन सुक्रोज दे या आयरन माल्टोज दे, फेरस सुक्रोज दे या फेरस माल्टोज दे, लेकिन आयरन सप्लीमेंटेशन देते हैं। इसके बाद भी अगर हेवी ब्लीडिंग कंटिन्यू रहता है, इसके बाद भी अगर हेवी ब्लीडिंग कंटिन्यू रहता है, तो वैसी सूरत में चूंकि 90% केस जो होता है वो हमारा क्या होता है, प्राइमरी डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग का केस होता है। प्राइमरी कॉज जो होता है वो डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग का होता है। तो अमूमन तक क्लॉटिंग प्रोफाइल भी डिस्टर्ब होता है, तो वैसी सूरत में अगर जरूरत पड़ती है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी, अगर सेवियर एनीमिया हो जाता है वैसी सूरत में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करवाते हैं। देन ये रूल आउट करते हैं कि डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है कि नहीं। अगर प्राइमरी कॉज है डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है, तो वैसी सूरत में हम मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन 10 to 20 mg पर डे देते हैं। 10 to 20 mg पर डे देते हैं मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन। 10 to 20 mg पर डे मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन देते हैं। ये अगर इस ड्रग्स को रिस्पॉन्स करती है, मरीज उसका सिम्टम इम्प्रूव होता है, तो इसको 2 से 3 साइकिल तक कंटिन्यू रखते हैं। इसको 2 से 3 महीना या 2 से 3 साइकिल तक कंटिन्यू रखते हैं। अगर इससे इस पे रिस्पॉन्स नहीं देता है, अगर इस पे रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, अनरिस्पॉन्सिव रहती है, तब जो है हम कंजुगेटेड एस्ट्रोजन देते हैं। कंजुगेटेड एस्ट्रोजन जो है टैबलेट फॉर्म में भी दे सकते हैं और इसमें भी इंजेक्शन फॉर्म में भी। एक्यूट फेज में जब ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो वैसी सूरत में जो है इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं, जो 20 to 40 mg IV 6 to 8 आवर्ली, 20 to 60 mg IV 6 to 8 आवर्ली। ओके, हेलो हेलो, यस सर, यस सर। 20 to 60 mg IV 6 to 8 आवर्ली देते हैं। अब जो है अगर वापस से ये इस पे इम्प्रूव हो जाती है तो ठीक है, वापस से ये इस पे इम्प्रूव हो जाती है तो इसको ठीक है, और इसको टैबलेट में बदल के ओरल 50 मिलीग्राम जो है देते हैं। ओरल 50 मिलीग्राम 3 मंथ तक देते हैं। ओरल 50 मिलीग्राम, यही चीज यानी कंजुगेटेड एस्ट्रोजन ही ओरल में कर देते हैं। जब रिस्पांस कर जाती है, ब्लीडिंग बंद हो जाता है, उसके बाद ओरल 50 मिलीग्राम ओडी करके देते हैं, जो कि 3 महीने तक देते हैं, 3 मंथ तक देते हैं या 3 साइकिल तक देते हैं। इसके बाद अगर ये
रिस्पॉन्स नहीं करती है, अनरिस्पॉन्सिव होता है, इस ड्रग्स को भी रिस्पॉन्स नहीं किया तो ऐसी सूरत में हम इसका इंडोमेट्रियम बायोप्सी करवाते हैं। ऐसी सूरत में हम इसका इंडोमेट्रियम बायोप्सी करवाते हैं। इंडोमेट्रियम बायोप्सी में ये रूल आउट करते हैं कि कोई इंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया तो नहीं है। अगर इंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया है तो फिर वो क्या नेचर का है, बेनाइन है या मैलिग्नेंट है। मैलिग्नेंट है तो फिर उसका ट्रीटमेंट जो होगा रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी एक्सेट्रा वो चीजें करते हैं। ठीक है। देन इन द केस ऑफ के प्राइमरी यानी मेजॉरिटी काउज डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग नहीं है तो वैसी सूरत में सेकेंडरी चीजों को हम देखते हैं कि थायराइड फंक्शन डिसफंक्शन तो नहीं हुआ है, थायराइड डिसफंक्शन तो नहीं हुआ है, या फिर लीकेमिया तो नहीं हुआ है, या कोई एनाटॉमिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, या फिर प्रेगनेंसी तो नहीं है, या फिर आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया तो नहीं है, आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया तो नहीं है। ये चीजें हम रूल आउट करते हैं। अगर आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है तो वैसी सूरत में जरूरत पड़ती है तो हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी कहते हैं, या थायराइड डिसफंक्शन है, हाइपरथायराइडिज्म है तो वैसी सूरत में हम न्यूमार्काजोल 5 to 40 मिलीग्राम ओडी करके देते हैं। न्यूमार्काजोल 5 to 40 ग्राम ओडी करके देते हैं। वहीं अगर क्या बोले सर, थायराइड के लिए? हाँ, थायराइड डिसफंक्शन है यानी हाइपरथायराइडिज्म है अगर, तो वैसी सूरत में हाइपरथायराइडिज्म है तो वैसी सूरत में 5 to 40 mg न्यूमार्काजोल NEO नियो स्पेस मार्काजोल MERCAZOLE न्यूमार्काजोल 5 से 40 mg तक डिपेंड अपॉन द सेवेरिटी ऑफ द डिजीज ओडी करके देते हैं। ये है ट्रेड नेम, असल में इसका जो कंपोजिशन है वो क्या है, कार्बामाजेपिन। इसके अलावा जो ऑटोनॉमिक स्टिमुलेशन इसकी वजह से हो रहा है उसको इनहिबिट करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर मेनली प्रोपानेलॉल देते हैं। 20 to 40 mg OD in extended release form. Propranolol 20 to 40 mg OD in extended release form or 10 to 40 mg BD in normal form. Propranolol 20 to 40 mg OD in extended release form or 10 to 40 mg BD in normal form. Propranolol. Okay? हेलो अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर समंदर का सैर कर रहा है सर, समंदर का सैर कर रहा है क्या? समंदर दिख रहा है बैक में वो और एक पेड़ भी दिख रहा है। वो एक फीचर्स है जिसको मैंने डाल दिया है। वही बहुत खूबसूरत लग रहा है सर। ये बेसिकली मालदीव का सीन है। अच्छा अच्छा अच्छा, वहीं से बोल रहे हैं ना सर अभी? हम यहाँ कॉलेज में है तो अच्छा, पता भी नहीं चल रहा कि कॉलेज में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रोपानेलॉल 20 to 40 mg OD in extended release form और 10 to 40 mg BD in normal फॉर्म में देते हैं अगर थायराइड डिसफंक्शन है। वहीं अगर आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है तो वैसी सूरत में जरूरत के मुताबिक या तो हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करते हैं या फिर स्टेरॉइड देते हैं, या तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करते हैं या फिर स्टेरॉइड देते हैं, या फिर उसका जो ये होता है क्या नाम है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, वो भी जरूरत पड़ सकता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन
वो भी जरूरत पड़ सकता है। ल्यूकेमिया है तो ल्यूकेमिया के लिए हम हायर सेंटर रेफर कर देंगे ताकि वो ब्लड कैंसर को ट्रीट करें। ल्यूकेमिया के लिए हम हायर सेंटर रेफर कर देंगे ताकि वो ल्यूकेमिया को ट्रीट करें। अगर जो है एनाटॉमिकल कोई डिसऑर्डर है तो एनाटॉमिकल डिसऑर्डर को अगर मॉडिफाइबल है तो मॉडिफाई करते हैं, अगर मॉडिफाइबल नहीं है तो भाई लाइफ लॉन्ग जाएगा, ये उसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन है, अमूमनतः मिसकैरेज और एबॉर्शन के नतीजे में होता है, उसमें क्या होता है कि पीओसी रिटेन हो जाता है। पीओसी रिटेन हो जाता है। पीओसी कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। पीओसी कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। तो वैसी सूरत में हम डी एंड ई कहते हैं, डी एंड ई कहते हैं, डी एंड ई कहते हैं। वैसी सूरत में हम डी एंड ई कहते हैं ताकि जो प्रोडक्ट रुका हुआ है उसको रिमूव कर सके। या फिर अगर बहुत छोटा सा है तो वैसी सूरत में हम अर्गोटामीन देते हैं 1 टैबलेट टीआईडी। अर्गोटामीन 1 टैबलेट टीआईडी। अगर थोड़ा सा भी लगता है कि अर्गोटामीन अगर 3 दिन देने के बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुकता है तो वैसी सूरत में हम क्या देते हैं कि डीएनई करवाइए। ठीक है, हेलो। जी सर। ये हमारा हो गया प्यूबर्टी मेनोरेजिया। ये हमारा हो गया प्यूबर्टी मेनोरेजिया। ओके, अब आपको किसी चैप्टर से ये जो प्यूबर्टी, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, डिलेड प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मेनोरेजिया, इसमें से कोई क्वेश्चन है आप लोगों के पास जिसको जानना है तो वो बताइए। सर वॉन विल्ब्रांड सिंड्रोम में क्या होता है? अरे वॉन विल्ब्रांड सिंड्रोम एक तरह का जेनेटिक इनहेरिटेंस डिजीज है, समझिए, जिसमें जो है ओवेरियन फेल्योर हो जाता है, जिसमें ओवेरियन फेल्योर हो जाता है। या फिर जो है मेनली ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से जो ये होता है आपको जो क्लॉटिंग फैक्टर 9 होता है वो क्लॉटिंग फैक्टर 9 की कमी हो जाती है और जो प्रोटीन क्लॉटिंग फैक्टर से बनता है वो ये कमी हो जाती है या नहीं होता है और इसकी वजह से जो है इसको ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता है। अब ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता है तो सब जगह लगभग सारे इस पे जो है चांसेस ऑफ हेमरेज के बढ़ जाते हैं और नतीजा ये होता है कि आपको सारे ऑर्गन फेल्योर की तरफ जाते हैं, उसमें एक ओवेरियन फेल्योर भी है। ठीक है, मेनली क्लॉटिंग प्रोफाइल का डिस्टर्ब हो जाना होता है, ये जेनेटिक इनहेरिटेड डिसऑर्डर। और कुछ और किसी का कोई क्वेश्चन है? और किसी का कोई क्वेश्चन है? कमाल है यार, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं। तो आज का लेक्चर यहीं एंड करें या दूसरा चैप्टर शुरू करें? दूसरा क्या पढ़ाइएगा सर? मेनोपॉज। नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है सर। कौन सा टॉपिक पढ़ाइएगा सर दूसरा? मेनोपॉज। ये बताओ, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो बताओ, नहीं तो दूसरा ये बताओ कि अभी दूसरा टॉपिक शुरू कर दे, 8 मिनट अभी बचा हुआ है, या फिर कल से दूसरा टॉपिक शुरू करें? कल से कीजिएगा सर।
अभी सर 8 ही स्टूडेंट है लोग सर। 8 नहीं 7 ही स्टूडेंट है। हाँ 7 ही, एक आप। तो क्या करूँ, खत्म कर दूँ आज? खत्म कर दीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम सर।